तो हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स मेंटर। वेलकम टू ई टीम लाइफ। जैसे कि हम क्लास 12 का क्या पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर 1 है ना, जिसको हमने क्या बोला, संबंध एवं फलन। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, कुछ सवाल वगैरह कर लिया था। आज हम ये सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5, हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5 करेंगे। चलो, तो सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो गौर से पढ़ो। जांच कीजिए कि क्या आर में r इक्वल टू आर बराबर ए बी इस तरह से है कि a b से छोटा या उसके बराबर है, b क्यूब से, b के घनमूल से, b के घन से छोटा है या उसके बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। ठीक है, ये तीनों है। साबित करना है तुम्हें, क्या साबित करना है कि जांच करना है, क्या जांच करना है कि स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। ठीक है, तुम्हारा जो संबंध है वो ये संबंध दे दिया है। संबंध किस में है? आर के समुच्चय में, रियल नंबर के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। चलो देखते हैं। तो पहला हमको क्या देखना है? पहला हमें देखना है स्वतुल्य। ठीक है बेटा, स्वतुल्य देखना है, स्वतुल्य देखना है। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव वाला हमें देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए जो परिभाषा थी वो क्या थी बच्चों, कि अगर ए से ये है ना तो यहाँ पे भी ए लेंगे। ए क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। लेकिन ये इसको क्या करना चाहिए? साबित भी करना चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ इसके होने से तो नहीं हो जाएगा, ये तो परिभाषा होगी ना। लेकिन इसके हिसाब से क्या है, ये जो पहला वाला है तुम्हारा, वो कभी ए के क्यूब से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ए है दोनों में बराबर है, मतलब 1/2 ले लिया और 1/2 ले लिया। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 क्या 1/2 के क्यूब से छोटा रहेगा? कभी छोटा नहीं हो सकता। 1/2 का क्यूब मतलब 2 का घन क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। उससे हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। देख लो, अगर ऊपर में संख्याएं बराबर हो, सेम जैसे ऊपर में 1 है यहाँ पे, तो नीचे में जो बड़ी संख्या होती है ना, वो वाला भिन्न जो क्या होता है? छोटा हो जाता है। जो नीचे में जो छोटी संख्या होती है वो वाला भिन्न क्या होता है? बड़ा हो जाता है ना। 1 रुपये को 8 लोगों में बांटना है तो क्या बनेगा? कम पैसे बनेंगे। और 1 रुपये को 2 लोगों में बांटना है तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। समझ में आई बात? यही है इसका। ठीक है, समझ में आएगी बात बेटा? यही है तुम्हारा। इसीलिए 1/2 बड़ा है और 1/8 छोटा है। तो a का क्यूब, अगर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो a का क्यूब कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये a हमारा जो है वो r में नहीं होगा। इसका मतलब ये मेरा स्वतुल्य नहीं है। r मेरा क्या है? r मेरा स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है बेटा, आर स्वतुल्य तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कि आर मेरा सममित है कि नहीं। सममित, सममित सममित मतलब क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक, कि आर मेरा सिमेट्रिक है या नहीं है, सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मैंने बताया था कि अगर ए और बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब बी और ए होना चाहिए कि नहीं। ये दोनों आर से बिलोंग कर जाए। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो कुछ भी कर लो तुम, ये कभी होने वाले नहीं, ये मतलब कि संभव ही नहीं है। जैसे मान लो अगर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे ले लिया 1/2 और यहाँ पे क्या ले लोगे? और कोई वास्तविक संख्या ले लो, 1/3 ले लो। तो 1/2 कभी भी 1/3 के घन से छोटा हो ही नहीं सकता। 1 क्या आ जाएगा? 27। 1/27 तो बहुत छोटा हो जाएगा 1/2 से, तो ये कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 1/3 हो गया और 1 उल्टा कर दो, जैसे 1/2 है और 1/3 है, तो अब इसको उल्टा कर दो, 1/3 और 1/2। जैसे यहाँ पे ए भी है फिर बी ए है, तो अब 1/3 और 1/2। अब क्या 1/3 तो 3 ही रहेगा, वो तो छोटा हो जाएगा 1/2 के घन से। लेकिन ये वाला तो नहीं आ रहा ना, उसमें दोनों ही आने चाहिए ना परिभाषा के हिसाब से। ये वाला आ जाए लेकिन ये दोनों तो नहीं, ये वाला तो नहीं आ रहा। इसका मतलब आर क्या मेरा? आर सममित भी नहीं। आर मेरा क्या है? सममित नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, आर मेरा सममित नहीं है। तीसरा नंबर क्या है तुम्हारे पास बच्चों? थर्ड हमको क्या साबित करना है, वो जांच करना है कि संक्रामक है या नहीं। देखो बेटा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। संक्रामक हम किसको बोलते हैं? ट्रांसिटिव को।
ट्रांजिटिव को। तो संक्रामक के लिए, संक्रामक की क्या परिभाषा है कि अगर ए बी है आर में संबंध में, तो बी सी भी संबंध में होना चाहिए और ए सी भी उस संबंध में होना चाहिए। लेकिन क्या इतने होने से बात बन जाएगी? ये बात भी तो साबित करनी चाहिए, इसे साबित करनी चाहिए कि नहीं। तो पहले वाले में ए और बी में मैंने 1 और 3 लेकर दिखा दिया, तो उसमें तो 1/2 और 1/3 तो लेकर दिखा दिया, तो उसमें तो पहले वाला तो होगा ही नहीं, पहले वाला होगा ही नहीं। और जब अगर पहले वाला नहीं हुआ बेटा, अगर एक भी कैंसिल हो गया तो बाकी के 2 भले ही हो जाए, लेकिन ये तीनों होना चाहिए ना उसमें। अगर एक भी कैंसिल हो गया तो कहानी खत्म होगी, होगा ही नहीं। जैसे ए बी तो नहीं होगा, इसके हिसाब से ए बी मैंने लिया था 1/3 और 1/2 और 1/3। बी सी देख लो, बी सी क्या किया था, अब बी सी क्या करो, 1/3 ले लो और फिर 1/4 ले लो, कोई बात नहीं है। 1/3 लोगे तो उसका क्यूब कभी भी 1/64 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये भी साबित नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें ये भी नहीं हो पाएगा। समझ में बात, ये भी। तो उसके बाद ए का जो ए है वो सी से क्या हो सकता है, देखो ए हमारा 1/2 है और सी हमारा 1/4 है, सी 1/4 है यहाँ इसके हिसाब से, तो वो कभी भी जो है छोटा हो नहीं सकता है। इसका मतलब इसमें तीनों ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि आर मेरा क्या है, संक्रामक नहीं है, आर मेरा संक्रामक नहीं है, आर मेरा संक्रामक भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो इससे आगे वाला सवाल देखते हैं। इससे आगे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर 1 2 और 2 1 क्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। अब मुझे बताओ कि तीनों के बारे में तो हम जानते हैं, है ना। सममित के बारे में हम क्या जानते हैं, सममित के बारे में हम क्या जानते हैं, सिमेट्रिक के बारे में हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि अगर ए और बी है तो बी और ए भी होना चाहिए। तो देख लो 1 और 2 है तो इसका उल्टा 2 और 1 भी तो है कि नहीं, इसमें ये दोनों ही आर में है कि नहीं, संबंध में है कि नहीं, ये वाले दोनों। तो करेंगे तो इसका मतलब आर मेरा सम्मित होगा कि नहीं होगा, आर सम्मित हो जाएगा, बिल्कुल होगा, आर क्या हो जाएगा, सम्मित है। लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य और संक्रामक के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, ए और ए बराबर होना चाहिए। बताओ, दोनों आर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, सेम दिख रहा है इसमें, एक जैसा बिल्कुल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसमें होगा ही नहीं, इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। और तीसरा नंबर हम क्या देखते हैं, संक्रामक के लिए, जिसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर ए बी है आर में, बी सी भी होना चाहिए आर में और ए सी भी होना चाहिए आर में। अच्छा देखो ए बी तो है, ठीक है, लेकिन फिर बी ए आ गया है, बी ए आ गया, बी सी नहीं आया, इसका मतलब ए बी तो हो सकता है लेकिन बी सी नहीं हो सकता, तो ए सी भी नहीं होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर मेरा संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, आर मेरा संक्रामक नहीं, यही कहानी होती है। ठीक है, तुम्हें बातों को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे मैं कैसे घुमा सकता हूँ, मैं कैसे पता कर सकता हूँ। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा, यही कहानी की। तो इसका मतलब यहाँ से साबित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो है आर सममित तो है, मतलब सिमेट्रिक तो है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि ए बी है और उसका उल्टा बी ए, मतलब 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है, दोनों में आर में तो होगा, इसका मतलब ये सम्मित हो जाएगा। लेकिन बाकी के दोनों को ये साबित नहीं कर पा रहा है, सिद्ध नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ना ही स्वतुल्य होगा और ना ही संक्रामक होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सम्मित होगा। ठीक है बेटा, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, देखो एक कॉलेज है जिसका पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में, एक कॉलेज है जिसका लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें जितनी भी पुस्तकें मौजूद हैं, जितनी भी बुक्स मौजूद हैं, जितनी भी बुक्स प्रेजेंट है उसमें, उन सब का एक समुच्चय दे दिया, उन सब का क्या दे दिया, एक समुच्चय दे दिया, उन सब का एक क्या दे दिया है, समुच्चय दे दिया। जिस समुच्चय का नाम उसने क्या दे दिया है, ए दे दिया है। तो ए हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, एक्स, दैट एक्स क्या है, पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय है ना, यही है किताबों का समुच्चय। पुस्तकालय में जो किताबों का समुच्चय वो है, ठीक है, यही बोल रहा है ये। और इसमें रिलेशन क्या दे दिया है, मतलब संबंध क्या दे दिया है, एक्स वाई है, इस तरह से एक्स तथा वाई में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है ना, पेजों की संख्या, पेज मतलब पृष्ठों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संख्या आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। देखो बच्चों, तुल्यता साबित करने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर हम तुल्यता के बारे में देखते हैं, तो तुल्यता के बारे में मैंने क्या बताया था कि तुल्यता क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और उसके लिए तुमको क्या 3 चीज़ें साबित करनी पड़ती है, स्वतुल्य, दूसरा क्या साबित करना पड़ता है, सम्मित, तीसरा क्या साबित करना पड़ता है, संक्रामक, है ना, ये चीज़ें साबित करनी पड़ती है, संक्रामक, ये तीनों चीज़ें, अगर ये तीनों चीज़ें है तो वो क्या हो जाता है, तुल्यता हो जाता है। तो पहला हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। इसमें क्या है, एक्स वाई पेजों की संख्या। स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है भाई, बताओ मुझे। एक्स वाई इसमें दे रखा तो इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स एक्स, ये आर से में होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। एक्स और वाई, देखो यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स ही है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वतुल्य में क्या होता है कि दोनों ही जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो मुझे बताओ, अगर 2 पुस्तकें हैं, एक ही जैसी पुस्तकें हैं, तो क्या उनके पृष्ठ समान नहीं होंगे, वही तो दे रखा है, पेजों की संख्या समान है, उनके पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो क्या पेजों की संख्या दोनों पुस्तकों की समान होगी कि नहीं, इसका मतलब ये पुस्तक रह सकता है उसमें, इसमें ये जो है, ये वाला तुम्हारा जो संबंध है, ये इसमें रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। क्यों, ये वाला एलिमेंट इसमें क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर 2 पुस्तकें तुम ले लो, 2 एक जैसी पुस्तकें ले लो, तो उन दोनों में पेजों की संख्या तो समान हो ही जाएगी, इसका मतलब ये वाला तुम्हारा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर मेरा क्या है, स्वतुल्य है, आर मेरा स्वतुल्य है। स्वतुल्य लिख दिया मैंने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, स्वर्गीय मत समझ लेना इसको। चलो उसके बाद क्या है, सम्मित के बारे में देखते हैं। सम्मित के बारे में, सम्मित क्या था, सिमेट्रिक था हमारा। इसकी परिभाषा क्या थी कि अगर ए और बी है आर में, तो बी और ए भी आर में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने 2 पुस्तकें ले ली, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है ना, तो एक्स वाई लेते हैं हम, ठीक है बेटा, जहाँ पे ए बी दिया होगा वहाँ पे ए बी ले लेंगे, एक्स वाई है तो वाई और एक्स होना चाहिए। तो मुझे बता, 2 किताबें ले ली मैंने, 2 किताबें ले ली, अलग अलग किताबें हैं, और मैंने मान लिया उन दोनों में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने क्या कर दिया, उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब बाद वाला पहले ले आया, पहले वाला बाद में ले आया, तो क्या पेजों की संख्या अलग हो जाएगी, नहीं, पेजों की संख्या तो फिर भी समान ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इसका मतलब ये दोनों ही इस संबंध में होंगे, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर जो है हमारा, आर क्या है, सम्मित है। क्या है, सम्मित है, आर मेरा सम्मित है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, बताओ बेटा मुझे। तीसरे नंबर को हम बोलते हैं संक्रामक, इसको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या होता है, अगर x और y है R में, तो y और z भी होना चाहिए R में, तो इसका मतलब x और z भी होना चाहिए R में। लेकिन इतना होने से काम बन जाएगी नहीं, क्योंकि हमें तो ये भी देखना है ना। तो इसके हिसाब से मान लो अगर x y है, x y में पेजों की संख्या समान है, और y z है, y z में भी पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब x z में भी पेजों की, y जो है x के समान है, z जो है y के समान है, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा x z के भी समान हो जाएगा। y में जितनी पेज है उतना x में भी पेज है, और z में जितना पेज उतना ही y में भी पेज है, और y का जितना पेज उतना x में भी है। इसका मतलब x में जितना पेज होगा उतना z में भी होगा, तो x z भी इसमें हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि r मेरा क्या है, संक्रामक है। r मेरा क्या है बेटा, संक्रामक है। और जैसे ही ये साबित हो गया, हम बोल देंगे देयरफॉर आर मेरा क्या है, आर तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध है। जब ये तीनों साबित हो गया तो बस आर मेरा क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, बात खत्म। आर मेरा क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक समुच्चय दे दिया है, उसमें एक संबंध है आर ए बी। इस तरीके से है कि a माइनस बी सम है, a माइनस बी क्या है तुम्हारा, सम है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें यह साबित करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए 3 चीज़ें साबित करनी पड़ेगी मुझे, क्या, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। उसके बाद देखो, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमें साबित करना है ना। इसके बीच का भी हमें संबंध लेना पड़ेगा, फिर इसके बीच का भी संबंध लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच का संबंध लेना पड़ेगा, और ये तीनों संबंध हमें स्थापित करने हैं और हमें साबित करना है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि अगर हमने ए लिया है और आर ए से बी में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य साबित करना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा हम क्या देखते थे, ए बी है तो यहाँ पे ए बी ले लेंगे, तो ए स्वतुल्य संबंध में क्या होता था, दोनों ही समान हो जाते थे। तो क्या ए और ए आर में होगा, क्या ए और ए आर में होगा, सम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए माइनस ए का जब हम मॉडुलस ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, तो वो बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, सम संख्या में आ जाता है ना, 0 हमारा क्या आ जाता है, सम संख्या में आ जाता है। तो इसका मतलब ये रहेगा, तो हम बोल सकते हैं आर मेरा क्या है, आर मेरा क्या है, आर मेरा स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। भाई मैं स्वतुल्य लिख रहा हूँ, इसको स्वर्गीय मत समझ ना तुम, स्वतुल्य है, आर मेरा स्वर्गीय नहीं है, आर मेरा स्वतुल्य है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित मतलब सिमेट्रिक। इसकी परिभाषा क्या थी कि अगर ए और बी है आर में, तो बी और ए भी आर में होना चाहिए। लेकिन क्या इतना होने से कहानी खत्म हो जाएगी, ये तो परिभाषा होगी ना, हमें तो ये भी देखना है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं a माइनस बी लेता हूँ और इसका मोड कर देता हूँ, तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा b माइनस ए के मोड के, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, है ना। मान लो अगर 5 माइनस 2 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 5 करूँगा तो भी ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलोगे सर -3 आएगा, तो ये बेटा ये देखो, ये जो मोड जो होता है ना, इसके अंदर जो कोई भी संख्या जाएगी ना, तो बाहर निकल के वह क्या आ जाएगी, पॉजिटिव संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, पॉजिटिव संख्या बन जाती है, मतलब धन संख्या बन जाती है। तो इसमें -3 आएगा, -3 बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बना देगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होगा, और a माइनस बी अगर हमारा सम संख्या है तो b माइनस ए भी सम संख्या हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हम बोल देंगे आर मेरा क्या है, आर मेरा क्या है, सम्मित है, सम्मित है। ठीक है बच्चों, आर मेरा सम्मित है। तीसरा नंबर हमको क्या देखना है, तीसरा नंबर हमको देखना है कि आर संक्रामक है या नहीं। ठीक है, आर संक्रामक है या नहीं। तो वही अगर ए और बी है आर में, तो बी सी भी होना चाहिए आर में। इसका मतलब ए और सी भी होना चाहिए आर में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो कैसे, हम देखते कि कैसे होता है। अच्छा, a माइनस बी है, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, और ये किसके इक्वल है, b माइनस, ये इक्वल नहीं होगा, b माइनस सी के इक्वल नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, b माइनस सी, ये दोनों ही सम संख्या है, ये दोनों ही क्या है, सम संख्या है। अब अगर तुम इनका जोड़ ले लो, इनका जोड़ ले लो, a माइनस बी जोड़ b माइनस सी। ठीक है, देखो भाई ये कुछ भी हो, बाहर निकलेगा क्या, प्लस के साथ ही निकलेगा। किसके साथ निकलेगा, प्लस के साथ निकलेगा। ठीक है, a माइनस बी, मान लो a अगर b से बड़ा है, ये अगर b से बड़ा है, a अगर हमारे किससे बड़ा है, b से बड़ा है, तो हमारा जो है a माइनस बी भी बाहर वही निकलेगा, और क्या निकलेगा, प्लस में ही निकलेगा, और b माइनस ए भी बाहर किस में निकलेगा, प्लस में ही निकलेगा। तो मुझे बताओ कि a माइनस बी को बाहर निकलूँगा तो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस b माइनस सी को अगर मुझे बाहर निकालना है तो इसमें एक b ये लाना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? a माइनस बी है, बी सी है, तो a और c भी होना चाहिए, a और क्या होना चाहिए, c भी होना चाहिए। अच्छा इसको, अच्छा सॉरी इनका क्या करना है, माइनस लेना है ना, तो माइनस ले लिया, दोनों एलिमेंट का क्या कर दिया हमने, माइनस ले लिया। अब माइनस ले लिया, चलो ठीक है, हाँ सॉरी वहाँ पे प्लस लगा दिया गलती से मैंने। तो b माइनस ए क्या है, b से बड़ा है, देखो a b से बड़ा है, तो हमेशा a माइनस बी का अगर मोड में डालते हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा कि नहीं रहेगा, और b माइनस ए ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि b a से छोटा है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आता है, नंबर माइनस में आ जाता है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करता है ना कि ये मोड एक माइनस एक्स्ट्रा दे देता है, तो ये b माइनस ए हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं a माइनस बी, ठीक है, और माइनस ये जो है बेटा हमारा ये हो जाएगा माइनस का b माइनस सी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, a माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस तो रखो, और ये माइनस b को माइनस बना देगा और c को प्लस बना देगा, तो ये माइनस हो जाएगा, c माइनस बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो a माइनस बी और ये माइनस सी प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी से कट गया, तो क्या बच गया, a माइनस सी बच गया। a माइनस सी को मोड लगा दो, तो क्या a माइनस सी एक सम संख्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर a से b को घटाने पर सम संख्या आ रहा है और b से c को घटाने पर सम संख्या आ रहा है, तो जाहिर सी बात है a से c को घटाने पर भी सम संख्या आएगा, तो ये भी एक हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल देंगे जो r है मेरा, r मेरा क्या है, संक्रामक है, r मेरा संक्रामक है, और जैसे ही तीनों साबित हो गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो r है मेरा, r मेरा क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है बच्चों, r मेरा क्या है, तुल्यता संबंध है, r मेरा तुल्यता संबंध है। अब चलो, अब हमें क्या बोल रहा है ये कि जो है उन दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं। तो देखो भाई, उसको तो a दे दिया है, इस वाले समुच्चय को b दे दो नेम, 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 है, ठीक है, इसी का b के साथ निकालोगे 1 3 5, तो इसका जब संबंध बनाओगे r, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, इसी तरह से अपने सारे अवयव आते रहेंगे इसमें, है ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, इसी तरह से सारे अवयव 1 5 है ये, इसी तरह से सारे अवयव आएंगे। तो इन सब का आपस में संबंध क्या है, दोनों ही, जो इसमें जो दोनों ही संख्याएं हैं वो दोनों ही क्या है, विषम संख्या। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, r a से b इस तरह से है कि a एंड b दोनों ही हमारा क्या है, दोनों विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, समझ गया, समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर तुम एक ले तो सी में तुम्हें 2 4 हो, तो एक और सी ले लो, सी में 2 4 हो गया, तो हमें जो संबंध लेना पड़ेगा उसमें क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 2 4 4 2 4 4, इसी तरीके से हो जाएगा, यही एलिमेंट होंगे इसमें, यही अवयव होंगे इसमें। तो इनका संबंध क्या है, आर क्या है, आर इस तरह से संबंधित है कि इसमें अगर ए बी है तो इस तरह से है कि ए एंड बी दोनों ही क्या है, सम संख्या है, दोनों ही क्या है, सम संख्या है। तो इन दोनों के बीच का संबंध तो ये आ गया कि नहीं, इन दोनों के बीच का संबंध। लेकिन अगर बी ले लो तुम 1 3 5 और सी ले लो तुम 2 4 6, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या बनता है, इन दोनों के बीच में, इसको R1 मान लो, इसको R3 मान लो, संबंध 3 है, तो इन दोनों के बीच में 1 2 1 4, इसी तरह से अपना बनेगा। अब 1 और 2 के बीच में संबंध क्या है, ये बन रहा है कि हाँ एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन 3 3 फिर आ जा रहा है ना, 3 4 आ जाएगा, फिर उसका एक सम संख्या एक विषम संख्या बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है कि एक में ए में 1 जोड़ने से आगे वाली संख्या आ जाए, ए में 2 जोड़ने से आगे वाली संख्या हो जाए, ऐसा कोई संबंध बन नहीं पा रहा है ना। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि आर में कोई संबंध है ही नहीं, बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर क्या है, एक्स हमारा क्या है, इंटीजर है, लेकिन एक्स का मान कहाँ से लेना है तुम्हें, 0 से 12 तक। तो ए में जो भी समुच्चय में जो भी तुम्हारे अवयव आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो क्या होगा, इंटीजर होगा, लेकिन 0 से बड़ा। तो 0, 1, 2, 3, इसी तरह से करते करते लास्ट वाला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 के बराबर भी है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये तुल्यता संबंध है। अरे भाई, ये भी तुल्यता संबंध साबित होना। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला क्या है, मुझे बताओ बच्चों, पहला वाला तुल्यता संबंध पहला स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है, स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए और बी। देखो इसमें ए और ए हो सकता है, ए माइनस बी 4 का गुणज है। ए और ए, तुल्यता के लिए हम क्या करते हैं, ए और ए लेते हैं, वो होना चाहिए आर में। तो मुझे बताओ, मोड में ए माइनस ए बराबर 0 कि ये 4 का गुणज है, बिल्कुल है, 4 का गुणज है, इसका मतलब ये रहेगा। तो ये इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, संक्रामक होगा कि स्वतुल्य, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर क्या हो जाएगा मेरा, स्वतुल्य हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो आर मेरा सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा, अगर ए बी है आर में तो बी ए बी होना चाहिए आर में। तो मुझे बताओ कि ए माइनस बी का मोड बराबर बी माइनस ए का मोड नहीं हो जाएगा, और दोनों ही तो 4 के गुणज है, इसका मतलब दोनों ही रहेंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस आएंगे, बी माइनस ए माइनस ए जो भी होगा, डिफरेंस तो वही आएगा, अंतर तो वही आएगा, और दोनों ही प्लस में आ जाएंगे। इसका मतलब आर मेरा क्या है, सममित है। तीसरा नंबर हम क्या देखेंगे, संक्रामक है कि नहीं बच्चों, संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। अच्छा, ए माइनस बी, मतलब मुझे बताओ, ए मोड में ए माइनस बी लेंगे तो वो तो 4 का गुणज हो जाएगा, और अगर b माइनस सी लेंगे वो भी 4 का गुणज हो जाएगा, क्योंकि दिए रखा है इसके हिसाब से। तो मुझे बताओ कि a माइनस सी 4 का गुणज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो वही हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं 4 का गुणज होगा कि नहीं होगा। तो मोड में a माइनस बी, माइनस दे रखा है ना, माइनस मोड में b माइनस सी कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे, उसका देखना, उसका आधा पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और वो उसको प्लस बनाने के लिए माइनस का b माइनस सी अंदर में रखना पड़ेगा। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा, माइनस में अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी, ये तो कट गया, तो a माइनस सी का मोड आ गया। अब ये है तो ये भी तो 4 का गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। इसका मतलब आर मेरा क्या है, आर मेरा संक्रामक भी है, आर मेरा क्या है, संक्रामक भी है। और आर जब संक्रामक है मेरा, तो इसका मतलब आर के ये क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुल्यता संबंध है, पहला वाला तुल्यता संबंध है। उसी प्रकार अगर हमें इसको देखना है, बाकी सबको देखना है, दूसरे वाले को, तो a बराबर b है, तो a बराबर b है। तो पहले वाले के लिए देखो, दूसरे वाले का जब हम पहला करेंगे, a बराबर b, a और b है, और a बराबर b है, a बराबर क्या है, b है, बिल्कुल है। चलो देख लेते हैं। तो a और a बराबर b है, मतलब दूसरा वाला भी a हो जाएगा, है ना। इसमें ये नहीं देखना है हमें, दूसरा वाला भी a हो जाएगा, मतलब b इस जगह b लिखते तो इस जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, a लिख दे क्या, तो a और b बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब r मेरा स्वतुल्य है, तो r मेरा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो पहले वाले के लिए था ना। तो क्या a बराबर b है, तो क्या b बराबर a नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a और b है, a और b दोनों बराबर हैं, तो क्या b और a दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब r मेरा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, r मेरा सममित होगा। उसी तरह अगर हम करते हैं a और b बराबर है, और b और c बराबर है, a और b क्या बराबर है, और b और c बराबर है, तो a और c भी आपस में बराबर हो जाएंगे। a b a के बराबर है और c b के बराबर है, तो जाहिर सी बात ऑटोमेटिक a c के बराबर हो जाएगा। तो इसका हम बोल देंगे r हमारा क्या है, संक्रामक भी है। और जैसे ही r संक्रामक हुआ तो हम बोल देंगे
कि दूसरे वाला भी हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तुल्यता संबंध है, दूसरे वाला भी हमारा क्या है बच्चा, तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो साबित हो गया, समझ में आ गई बात। लेकिन प्रत्येक दशा में क्या बोला इसने, एक से संबंधित अवयवों को निकाले। तो एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, मतलब जो अवयव एक से संबंधित होंगे। तो एक से संबंधित अवयव, पहले वाले में एक से संबंधित अवयव क्या होगा, पहले वाले में एक से संबंधित अवयव क्या होगा। तो देखो, जो अवयव में ए एक हो, बी कुछ भी हो, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, इसको साबित करना चाहिए। ठीक है, तो एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, तो हमें ऐसे ऐसे घटा के देख लेना है जिनके बीच का जो है संबंध क्या आ जाए, 4 का गुना जा जाए, जिनके बीच का अंतर 4 का गुना जा जाए। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं 1 और 1 ले लूँ तो 1 - 1 0, 4 का गुना जा जाएगा। उसी तरह 1 और 1 के साथ अब क्या लेना पड़ेगा, 1 के साथ मैं 0 ले लूँगा तो 4 का गुणज नहीं आएगा, है ना। 1 के साथ मैं 1 ले लूँगा तो 4 का गुणज तो आ गया, 0 आ गया, 0 हर किसी का गुणज है। 1 के साथ 2 ले लूँगा तो भी नहीं आएगा। 1 के साथ 3 ले लूँगा, 1 और 2 का अंतर तो 1 आ जाएगा ना, 1 और 3 का अंतर 2 आ जाएगा, 4 का गुणज नहीं है। 1 और 4 ले लूँ तो 3 आ जाएगा अंतर, और 1 और 5 ले लूँ तो 4 आ जाएगा। इस मतलब 1 का 5 के साथ देखो 1 और 5 है ना, 1 - 5 मोड में डालेंगे तो बाहर +4 आ जाएगा। इसका मतलब 1 और 5 भी 4 का गुणज है। उसके बाद देखो 1 और 6 5 आ जाएगा, नहीं है। 1 और 7 6 आ जाएगा, नहीं है। 1 और 8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 का गुणक नहीं है। लेकिन 1 और 9 लेते हैं तो 1 - 9 8 आ जाएगा, जो 4 का गुणज है। तो 1 और 9 हम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या लेंगे, एक देखो 12 तक टोटल होगा तो 12 तक हमें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद 1 और 10 का भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 आ जाएगा। 1 और 11 का नहीं होगा, क्योंकि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 और 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब यहीं तक होगा इसका, 1 और 9। देख लो, इसको करके देख लो, ये 4 का गुणज ही आएगा। देखो 1 और 1 0, 4 का गुणज, 1 - 5 4, 4 का गुणज, 1 - 9 8 8, 4 का गुणज। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या करना है, 1 के a बराबर b होना चाहिए, a बराबर b होना चाहिए। तो 1 का गुणज क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ ले रहे हैं ना संबंध, तो 1 का संबंध 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा बस। बाकी सब 2 2 तो होगा, इसमें 2 2 बिल्कुल होगा, लेकिन इसने बोला 1 के साथ लेना है। क्या लेना है, 1 के साथ। तो 1 के साथ लेंगे तो इसको भी तो साबित करना है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 1 1 1 5 1 9, दूसरे वाले में सिर्फ 1 1 रहेगा, क्योंकि इसी केस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 भी ले सकते हो, लेकिन 2 का 2 के साथ हो गया ना, यहाँ 1 का 1 के साथ बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये वाला सवाल करते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित हो, स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। चलो हम देखते हैं पहले वाला हम कैसे लेते हैं। देखो पहले वाला हम कैसे लेते हैं, हम क्या करना है, उदाहरण देना है हमको, ये खुद से बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इस सवाल का जो है आंसर भी ना दे रखा होगा पीछे। हमको क्या देखना है कि हमको ये देखना है कि ये सवाल को हम किस तरीके से अपने दिमाग से बना सकते हैं, दिमाग लगा के कैसे बना सकते हैं। तो चलो मान लो हम कोई सेट ले लेते हैं, कोई समुच्चय ले लेते हैं ए। ठीक है बच्चों, उसमें 5 6 और 7 डाल देते हैं, दिमाग हो गया। तो हमें उसे क्या बनाना है, हमें उसे सम्मित बनाना है, ना तो वो स्वतुल्य और ना संक्रामक हो। तो हम क्या बोलते हैं, इसमें एक रिलेशन लेते हैं, आर संबंध लेते हैं, आर इन ए। तो वो संबंध हम कैसे बना देते हैं, देखो वो संबंध हम बना देते हैं 5 6 6 5 का, इस तरीके से ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो संबंध आर बना है हमारे पास, ये जो संबंध बना है, तो क्या ये स्वतुल्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए हमें क्या होना चाहिए, ए और ए होना चाहिए आर में। क्या इसमें दोनों अवयव सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा, आर मेरा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, आर मेरा स्वतुल्य नहीं होगा। उसके बाद संक्रामक के लिए क्या है, संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक में ए बी 5 6 तो है।
ठीक है, और बी सी भी होना चाहिए, मतलब 6 होना चाहिए, उसके साथ कोई और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 6 के साथ 5 आ गया, इसका मतलब ये तो रहेगा ही नहीं आर में, और ये नहीं है तो ए सी भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि यही तो ब्रिज बनता है, बीच में काम करता है, तो ये भी नहीं रह पाएगा। ये रह सकता है बेशक, लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगे, इसका मतलब आर मेरा संक्रामक भी नहीं है। आर मेरा क्या है? संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो क्या आर मेरा स्वतुल्य है? आर मेरा सममित है? सममित हो जाएगा। क्यों? कि सममित के लिए बच्चों देखो, सममित के लिए क्या परिभाषा होती है? सममित के लिए क्या परिभाषा होती है? सममित के लिए परिभाषा होती है कि ए बी है आर में, तो बी और ए भी होना चाहिए आर में, ठीक है। तो देखो 5 और 6 है, तो 6 और 5 भी तो है, तो इसका मतलब आर मेरा क्या है? सममित है। आर मेरा क्या है? सममित है, ठीक है बच्चों, आर मेरा सममित है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? पहला वाला हो गया कि आर सममित होगा, लेकिन न स्वतुल्य होगा और न ही संक्रामक होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। स्वतुल्य दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? बी और ए भी होना चाहिए। तीसरा क्या बन जाएगा हमारा? तीसरा हमारा बनेगा संक्रामक। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव। ये इस तरीके से हो गया। ए और ए है आर में, स्वतुल्य की परिभाषा होगी। ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए। ए बी है बी सी तो ए सी भी होना चाहिए, क्योंकि बी क्या काम करता है? ए और सी को मिलाने का काम करता है, तो ए सी भी होना चाहिए। चलो देख लेते हैं कि ये हमारा, अब पहले तो मैंने बोल दिया कि पहला वाला जो है मेरा, पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला मेरा जो पहला वाला है, इसका पहला, इसे 1, इसे 2 और इसे 3 नाम दे दो, 3 दे दो। तो पहला वाला मेरा क्या है? पहला वाला स्वतुल्य नहीं है, हाँ, लेकिन सममित है, लेकिन हमारा इसमें क्या है? संक्रामक भी नहीं। दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरे वाले में तुम क्या ले सकते हो? बताओ मेरे बच्चों, क्या ले सकते हो? चलो हम क्या करते हैं, आर कोई संबंध ले लेते हैं, आर कोई संबंध ले लेते हैं अपने मर्जी से। ए और बी कोई संबंध ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। ए और बी कोई संबंध ले लेते हैं इस तरीके से कि ए बी से क्या है? छोटा है, हाँ, इससे बन सकता है शायद दूसरे वाले में, ए बी से छोटा है। तो देखो क्या ये स्वतुल्य होगा? स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य में दोनों ही समान हो जाते हैं। तो क्या मैं ए खुद से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। उसके बाद क्या ये संक्रामक होगा? क्या ये सम्मित होगा? सम्मित के लिए देख लेते हैं। तो सम्मित में क्या होता है? ए बी है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ ए बी ले लेते हैं, तो ए बी से तो छोटा है, ए बी से क्या है? छोटा है। लेकिन फिर उसके बाद उल्टा कर देंगे बी ए, तो बी तो ए से बड़ा है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये दूसरा वाला सम्मित भी नहीं होगा। क्या संक्रामक हो सकता है? ये देख लेते हैं। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर बी ए से छोटा है और सी बी से छोटा है, बी ए से छोटा है, सी बी से छोटा है, तो ऑटोमेटिक ए सी से छोटा हो जाए, सी ए से छोटा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड वाला जो मेरा है इसमें, दूसरा वाला, वो मेरा संक्रामक होगा। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। तुम्हें सवाल के हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक न हो। स्वतुल्य भी हो, सम्मित हो, संक्रामक भी न हो।
तो चलो हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू 5, 6 और 7, जैसा पहले लिया था हमने वही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध बना देते हैं, r बराबर एक संबंध निकाल देते हैं, स्वतुल्य तथा सममित हो। 5, 5, 6, 6, 7, 7, 5, 6, 6, 5, 6, 5 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको देख लेते हैं, अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखो इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, तो स्वतुल्य के लिए क्या है, दोनों समान होना चाहिए। तो देखो समान है, 5, 5, 6, 6 है ना, तो इसका मतलब a और a r में होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब तीसरा नंबर जो है स्वतुल्य तो हो जाएगा। अब ये संक्रामक हो क्या है, फिर सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। सम्मित के लिए देख लेते हैं, सम्मित के लिए क्या परिभाषा थी, ए बी अगर आर में है तो बी और ए भी आर में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 5 और 6 है तो 6 और 5 भी है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये मेरा सम्मित भी है, ये मेरा क्या है, सम्मित भी है। लेकिन थर्ड नंबर हम देखते हैं, क्या संक्रामक होगा कि अगर ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। 5, 6 है तो 6 के साथ कोई और मिलना चाहिए, लेकिन 6 के साथ यहाँ पे फिर दोबारा 5 भी मिल गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आर मेरा क्या है, संक्रामक भी नहीं है, वो संबंध संक्रामक भी नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखते हैं, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। स्वतुल्य हो, संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। चलो देख लेते हैं, फिर दोबारा वही लेते हैं। ए इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 5, 6, 7 इस तरीके से लेते हैं। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका संबंध बनाना पड़ेगा वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि 5, 5 रखेंगे, 6, 6 रखेंगे। उसके बाद संक्रामक भी करना है ना, संक्रामक भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5, 6 भी रखना पड़ेगा, 6, 7 भी रखना पड़ेगा और 5, 7 भी रखना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित ना हो। देखते हैं क्या है। तो अगर हम स्वतुल्य के लिए देखें तो स्वतुल्य के लिए क्या है, ए होना चाहिए। क्या इसमें दोनों समान है, हाँ ये रहा समान समान है, तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा। तो इसका मतलब चौथा नंबर हमारा स्वतुल्य तो हो जाएगा। संक्रामक सम्मित होगा कि नहीं होगा, सम्मित के लिए देख लेते हैं। तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी है तो बी और ए भी होना चाहिए। क्या देख लो इसमें है ऐसा कुछ, ए बी है, क्या बी ए है यहाँ पे, मतलब 6, 5 है, 6, 5 नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब चौथा नंबर मेरा क्या होगा, संक्रामक सम्मित नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा बताओ बच्चों मेरा, उसके बाद क्या होगा, संक्रामक है या नहीं। संक्रामक के लिए क्या है, ए और बी है, बी और सी है, तो क्या होना चाहिए, सी और ए और सी भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ए और बी है, ए बी क्या है, 5 और 6 है। फिर देखो 6 और सी है, 6 और 7 बिल्कुल है, तो क्या फिर 5 और 7 है, इसमें 5 और 7 बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तीनों ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये चौथा नंबर हमारा क्या हो गया, ये हमारा संक्रामक हो गया। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद आगे देख लो, कोई और बना लो, अपनी मर्जी से बनाना है, इसको तो दिमाग लगा के बनाना, और क्या करना है, दिमाग लगाना है और बनाना है बस। सम्मित तथा संक्रामक किंतु स्वतुल्य न हो, सम्मित हो संक्रामक हो लेकिन किंतु स्वतुल्य न हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और जो इसमें संबंध लेना पड़ेगा, सम्मित भी है संक्रामक भी है, तो मुझे लेना पड़ेगा 5, 6, 6, 5 है ना, 6, 7, 5, 7 ले लिया। चलो 6, 7 होगा ना भाई, 6, 6, 7 होगा। अब देखो ए और ए मिलेगा इसमें, तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई सेम नहीं है। इसका मतलब 5वां नंबर जो होगा हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है,
सममित संक्रामक होगा कि नहीं होगा? सममित और संक्रामक के लिए देखो, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी 5 6 है तो 6 5 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 5वां नंबर सममित हो जाएगा। संक्रामक है कि नहीं है? तो ए बी 5 6 मिल गया, बी सी 6 7 भी मिल गया, तो ए सी 5 7 भी मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है 5वां नंबर, ये हमारा संक्रामक है। देखो बच्चों हो गया, समझ में आ गई बात? तो संक्रामक हो गया हमारा ये। चलो ये बात तो खत्म हो गई। चलो ये देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। देखो क्या बोल रहा है कि PQ एक संबंध दे दिया तुम्हें, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है, बिंदु Q की मूल दूरी से समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P में बिंदु जो P है कि बिंदु P कभी भी 0 0 के बराबर नहीं होगा, 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय 0 से बराबर से संबंधित सभी समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है ना। P जो है 0 0 ना हो, P हमारा 0 0 ना हो दे दिया है, लेकिन ये बोला कि P संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त, P से होकर जाने वाला जो वृत्त है उसको निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पे है। चलो देख लेते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। तो देखो R पी क्यू है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। चलो देख लेते हैं कि R हमारा स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो स्वतुल्य के लिए बेटा हम क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, वही लिखते हैं हम स्वतुल्य के लिए कि A और A होना चाहिए, A और A होना चाहिए। तो क्या बताओ कि मूल बिंदु अगर मैं यहाँ पे P ले लूँ और P ले लूँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु O और ये हो गया P, ठीक है, तो क्या बताओ OP समान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा समान, मतलब दोनों P अगर हमने ले लिया तो दोनों बिंदु एक दूसरे से समान होंगे, इसका मतलब स्वतुल्य तो होगा, ये स्वतुल्य तो होगा, स्वतुल्य तो हो जाएगा, ये स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सममित है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, सममित होगा कि नहीं होगा। तो देखो सममित के लिए क्या है, देखना है कि A और B है तो B और A भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हमने ओरिजिन बनाया तो यहाँ पे P डाल दिया और यहाँ पे Q डाल दिया, और सवाल क्या बोल रहा है कि दोनों समान है। तो मुझे बताओ अगर ये समान है और ये समान है तो इसको मैं अगर उल्टा कर दूँ, क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ, क्या देखो मेरा क्या है OP और OQ, ये दोनों क्या है समान लंबाई का है। तो मुझे बताओ क्या OQ और OP को लिख दूँ तो क्या ये सब समान लंबाई के नहीं होंगे? दूरी समान है ना, दूरी एक लंबाई है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों होंगे हमारे पास, तो इसका मतलब ये सममित भी है, ये सममित भी है। उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर क्या है हमारे पास कि संक्रामक होगा कि नहीं होगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। संक्रामक के लिए हमें क्या देखना है, AB है तो BC भी होना चाहिए, इसका मतलब AC भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बताओ A और B की दोनों की दूरी समान है और B और C की दोनों की दूरी समान है, तो A और C की दूरी समान नहीं होगी, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ये वाला जो हमारा R संक्रामक भी हो जाएगा, यहाँ पे R स्वतुल्य है, यहाँ पे R सममित संक्रामक है, तो R क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, द्वारा प्रदत्त R तुल्यता संबंध। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो 0 0 नहीं है से संबंधित बिंदु सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर, बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे बिंदु जो बिंदु P से संबंधित है, किससे संबंधित है, P से संबंधित है, उनका जो समुच्चय बनेगा से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त, उन सभी समुच्चय से उस बिंदु से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। देख लो भाई, बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, जैसे बिंदु P हो गया यहाँ पे, अब इससे संबंधित जितने भी बिंदु होंगे जो P 0 0 नहीं है, ठीक है, अब उससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं, उससे जितने भी सर्कल जाएंगे, देखो जितने भी सर्कल जाएंगे,
जिसका जो है केंद्र मूल बिंदु बोल दिया, ये केंद्र है उसका, ठीक है, इसका केंद्र मूल बिंदु है, बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली। तो ये तो ऐसे ही साबित हो गया भाई। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो 0 के बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है भाई, P से होकर जाने वाले जितने P से रिलेटेड जितने भी बिंदु होंगे ये सभी ये किसको समुच्चय निरूपित करता है? एक सर्कल को निरूपित करता है, वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु। तो ये तो साबित हो गया तुम्हारा। ठीक है बेटा, यही है अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसको बस ऐसे ही दिखा देना था बस। तो आज हम यहीं तक रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी के चीज़ें हम कल देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से क्या बेटा, देखो इसमें कुछ सवाल बाकी रह गया, इसमें है ना 5 या 6 सवाल बाकी रह गए जो करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। अब क्या होगा, अगले दिन जब हम आएंगे तो अगले दिन हम शुरू करने वाले हैं फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले दिन से हम उसी से शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही देते हैं। ओके बच्चों, तो गुड बाय।